वेलकम बैक डी स्टूडेंट। स्वागत है आपका LLEB सब्जेक्ट्स के अंदर। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है आपका टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। साथ के साथ हम पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स कैसे होता है पार्टनरशिप के अंदर, और फिर हम पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ पार्टनर से। तो टाइप ऑफ पार्टनर की हम बात करें तो फर्स्ट आता है एक्टिव या मैनेजिंग पार्टनर। जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है कि वो पार्टनर जो पार्टनरशिप के अंदर एक्टिव है, मैनेज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव या मैनेजिंग पार्टनर बोलते हैं। तो हम बात करें कौन सा पर्सन या पार्टनर एक्टिव माना जाएगा, जो पार्टनरशिप के मैनेजमेंट में, ऑपरेशन में क्या कंडक्ट करेगा। ए पर्सन हु टेक्स एक्टिव इंटरेस्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, ही इज नोन एज ए एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर। ही कैरीज ऑन बिजनेस ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर। मतलब पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारे पार्टनर्स हैं और कुछ पार्टनर ऐसे हैं जो स्लीपिंग पार्टनर हैं, वो खुद मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। तो हम उस ग्रुप ऑफ पार्टनर में से कुछ सेलेक्टिव पर्सन को ही क्या देते हैं कि आप बिजनेस को ऑपरेट करो, मैनेज करो। तो ऐसे पार्टनर कहलाते हैं, आपके एक्टिव पार्टनर कहलाते हैं। इफ़ ही वांट टू रिटायर ही हैज़ टू गिव ए पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट, अदरवाइज ही विल कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। यदि वो एक्टिव पार्टनर यदि इस ड्यूटी से रिलीज़ होना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, रिटायर होना चाहते हैं, तो उन्हें पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। यदि वो नहीं होना चाहते तो ऑटोमेटिकली वो क्या एक्टिव पार्टनर या मैनेजिंग पार्टनर बने रहते हैं। फिर आता है स्लीपिंग पार्टनर। जैसा कि नेम से क्लियर, और हमने अभी एग्जांपल में पढ़ाई था कि स्लीपिंग पार्टनर वो रहते हैं जो ऑपरेशन या मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर वो अपना रोल जो है किसी दूसरे पार्टनर को दे देते हैं, वो आपके इनएक्टिव हो जाते हैं। ए स्लीपिंग पार्टनर इज ए पार्टनर हु स्लीप, दैट इज ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। अब जो ऐसे पर्सन है वो बिजनेस के अंदर आते क्यों है, क्वेश्चन ये बनता है। सच ए पार्टनर ओनली कंट्रीब्यूट टू द शेयर ऑफ कैपिटल एंड इज बाउंड टू एक्टिविटी ऑफ द अदर पार्टनर एंड शेयर्स एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। वो क्या कैपिटल तो लगा देते हैं, लेकिन कैपिटल पर जो उनको प्रॉफिट्स मिलता है उसके लिए वो बिजनेस के अंदर आते हैं, जबकि बिजनेस में पार्टिसिपेशंस का काम वो एक्टिव पार्टनर को दे देते हैं। स्लीपिंग पार्टनर अनलाइक एक्टिव पार्टनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव ए पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। यदि स्लीपिंग पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ना चाहते हैं तो उनको एज सच नोटिस देने की जरूरत नहीं है। एज सच ही विल नॉट बी लायबल फॉर द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट डन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। और यदि उन्होंने नोटिस दे दिया उसके बाद एक्टिव पार्टनर्स की गलती से कुछ होता है तो रिटायरमेंट के नोटिस स्लीपिंग पार्टनर के देने से वो उसमें लायबल नहीं होगा। तो ये था अपना स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं। फिर आता है आपका नॉमिनल या ओस्टिंसिबल पार्टनर। देखो नेम से क्लियर है, ऐसा पार्टनर जो पार्टनरशिप के अंदर तो आ रहा है, जैसे हमने देखा था स्लीपिंग पार्टनर आ रहा है, लाइक कैपिटल भी लगा रहा है, पर ये कैपिटल नहीं लगाते। इन नॉमिनल का मतलब है नाम मात्र के हैं, खाली हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर रहे हैं। नॉमिनल पार्टनर इज ए वन हु डज नॉट हैव एनी रियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस बट लैंड हिज नेम टू द फर्म विदाउट एनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डज नॉट शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मतलब जैसे आपका स्लीपिंग पार्टनर था, वो अपना नाम भी देता था, ठीक है ना, और पैसा भी लगाता था, कैपिटल भी लगाता था, और प्रॉफिट में शेयर भी लेता था, जबकि यहाँ पे तीनों चीज़ों के अंदर नो आ रहा है। ही ऑल्सो डज नॉट यूजुअली हैव ए नोट वॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म्स बट ही इज़ लायबल टू द आउटसाइडर एज ए एक्चुअल पार्टनर। वो मैनेजमेंट में भी अपना रोल प्ले नहीं करते, और वो लायबल होते हैं किसमें, पार्टनरशिप के अंदर एज एक्चुअल पार्टनर। अब कभी भी क्वेश्चन बनता है कि स्लीपिंग पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस यही आता है कि स्लीपिंग पार्टनर क्या था, आपको याद हो, और नॉमिनल पार्टनर क्या था। इट मे बी clarified that a nominal partner is not the same as a sleeping partner. A sleeping partner contribute capital, share profit losses but is not known to the outsider। कि स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल लगाता है, जबकि आपका जो नॉमिनल पार्टनर है वो नहीं लगाता है, और जो नॉन टू आउटसाइडर भी नहीं होता है स्लीपिंग पार्टनर जो है। ए नॉमिनल पार्टनर ऑन द कंट्रेरी इज एडमिटेड विद द पर्पज ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज नेम एंड रेपुटेशन सच ही इज इन नोन टू द आउटसाइडर। जबकि आपका नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, आउटसाइडर को नोन होता है। ही डज नॉट शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स एंड डज ही टेक पार्ट इन ए मैनेजमेंट। और वो जो नहीं लगाएगा, साथ ही साथ वो मैनेजमेंट के अंदर भी अपना रोल प्ले नहीं कर रहा था, उसको प्रॉफिट में भी शेयर नहीं मिलेगा। बोथ आर लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। में क्या होते हैं, लायबल होते हैं थर्ड पार्टी के लिए। तो ये हमने कुछ रिलेशनशिप पढ़ी और डिफरेंस पढ़ा स्लीपिंग पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर के अंदर ही पूछा जाता है। फिर आता है अपना पार्टनर बाय एस्ट्रोवल्स या होल्डिंग आउट। इफ ए पर्सन बाय हिज वर्ड एंड कंडक्ट होल्ड आउट टू अनदर दैट इज ए पार्टनर। यदि किसी पर्सन के बिहेव से ऐसा लगता है, कंडक्ट से ऐसा लगता है
कि वो किसी पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पार्टनर बाय एस्टोपल या होल्डिंग आउट माना जाएगा। ही विल बी स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग दैट ही इज ए नॉट ए पार्टनर। वो ये नहीं बोल सकता कि वो पार्टनर नहीं है, क्योंकि उसका कंडक्ट ही बोल रहा है कि वो पार्टनर है। द पर्सन हु thus becomes liable to the third party to pay the debts of the firm is known as a holding out the partner। और वो क्या लायबल भी है यदि कोई ड्यू होता है, ठीक है ना। देयर आर टू एसेंशियल कंडीशन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट। दो कंडीशन जरूरी है। द पर्सन टू बी हेल्ड मस्ट हैव ए मेड अ रिप्रेजेंटेशन बाय द वर्ड रिटर्न स्पोकन और बाय कंडक्ट, कि वो रिप्रेजेंट करे, चाहे वो वर्ड के थ्रू करे चाहे आपका रिटर्न में करे, तो उसका कंटेंट इस तरीके से लगे कि वो पार्टनर है। सेकंड क्या, द अदर पार्टनर मस्ट प्रूव दैट ही हैज़ ए नॉलेज ऑफ द रिप्रेजेंटेटेड एंड एक्टेड ऑन इट फॉर द इंस्टेंस, कि दूसरे पर्सन को भी इस बात का पता हो कि वो कंपनी का क्या है रिप्रेजेंटेटिव या पार्टनरशिप का क्या है रिप्रेजेंटेटिव है, तो पार्टनर बाय स्टॉपल या होल्डिंग आउट कहलाएगा। फिर पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, जैसे हम देखेंगे कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट्स के लिए ही आते हैं, लॉस के लिए लायबल नहीं होते। मैंने पार्टनर एग्रीज विद द अदर दैट ही वुड बी शेयर द प्रॉफिट फॉर द फर्म्स एंड वुड नॉट बी लायबल फॉर इट्स लॉसेस, ही इज ए ओन एज ए पार्टनर इन ए प्रॉफिट्स ओनली। तो वो कहलाएगा आपका पार्टनर्स प्रॉफिट में कहलाएगा जब वो लॉस के लिए तैयार नहीं है, खाली प्रॉफिट्स के लिए तैयार है और पार्टनरशिप में आ रहा है, तो उसके पार्टनर्स इन्हें प्रॉफिट ओनली बोल देंगे। फिर है डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। ये डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी जो एक टर्म्स है। अथॉरिटी का मतलब ये होता है जब किसी एक पार्टनर के एक्ट से जो रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर्स उस पार्टनर्स की एक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब उसको उस पर्सन के किसी भी पार्टनर्स के एक्ट से सभी पर्सन की लाइबिलिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है, तो वो क्या कहलाता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑल्सो नोन एज ए यूजुअल अथॉरिटी इज द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और एंटिटी। द पर्सन एक्टिंग विद द इम्प्लाइड अथॉरिटी डज नॉट व्हाट इज रीजनेबली नेसेसरी इन ऑर्डर टू इफेक्टिव परफॉर्म हिज ड्यूटीज। कि कोई पर्सन है, मान लीजिए बहुत 4-5 पार्टनर हैं, उनमें से कोई पार्टनर है, वो क्या करता है अदर पार्टनर के बिहाफ पे एक्ट करता है, सबने उसको क्या दे रखी है एज एक्टिव पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, और उसके एक्ट से क्या होता है रिमेनिंग पार्टनर की लाइबिलिटी अराइज होती है। तो ऐसे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं किस किस केस में लाइबल होंगे, किस किस केस में लाइबल नहीं होंगे, उसे हम यहाँ पे समझेंगे। एक पार्टनर हैज़ द इम्प्लाइड अथॉरिटी टू द फॉलोइंग एक्ट ऑन द बिहाफ इज ए फर्म। तो ये पार्टनर कब कब जो एक्ट करेगा उससे रिमेनिंग पार्टनर लायबल होंगे। टू बाय और सेल द लीग गुड ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, टू रेज लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सच एसेट्स, टू रिसीव पेमेंट of debts due to the firms, to accept make issue bill of exchange promissory notes on the behalf of firm, to engage servant for the firm business, to take lease a premises on the behalf of the firms। तो ये सारे केस ऐसे हैं जहाँ पे यदि किसी पार्टनर्स ने फर्म के बिहाफ पर लोन लिया है गुड्स पर, या फिर सिक्योरिटी पर लोन लिया है, कोई पेमेंट रिसीव किया है किसी फर्म की तरफ से, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोविजन नोट्स को एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा लायबल होगा। टू एंगेज सर्वेंट्स के केस में भी लायबल होगा। टू टेक ए लीज प्रीमाइस ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म तो भी लायबल होगा, वो भी लायबल होगा, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो भी लायबल होंगे। फिर हम बात करेंगे हाउ एन पार्टनर नो इम्प्लाइड अथॉरिटी अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेस इन द पार्टनरशिप डीड इन द फॉलोइंग मैटर्स। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग यदि इस तरीके के मैटर्स हैं तो उसमें पार्टनर जो है लायबल नहीं होंगे। पहला क्या है, टू सबमिट ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द फर्म्स टू द आर्बिट्रेटर, टू कॉम्प्रोमाइज relinquish any claim or portion of the claim made by the firm, to withdraw a suit and proceeding filed on the behalf of the firm, to admit any liability in a suit for the proceeding against the firm, to open a bank account on the behalf of the firm, or to acquire and purchase immovable property for the behalf of the firm, or to transfer, sell any immovable property to belong to the firm, and to enter into the partnership with other on the behalf of the firm। तो ये जो पार्टनर्स ये जो आपके केसेस थे, पार्टनर हैज़ नो इम्प्लाइड अथॉरिटी, इस पर इम्प्लाइड अथॉरिटी जो है लागू नहीं होती। पुराने केसेस जो होने पड़े थे उन पर तो लागू होती है, तो ये ध्यान रखने हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी बता रहा है कि एक पार्टनर के एक्ट से रिमेनिंग पार्टनर जो है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड जो आएगा पार्टनरशिप के फॉर्मेशन की। जैसे कि आपको पता है कि जब पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है तो हम पार्टनरशिप्स के अंदर मिनिमम पार्टनर, मैक्सिमम पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड्स के अंदर हम बात करते हैं, बहुत सारे टर्म्स होती हैं, जैसे पार्टनर्स को उनकी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैपिटल लगेगा तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रॉफिट में शेयर कितना मिलेगा, तो वो सब चीज़ें हमें पार्टनरशिप डीड के अंदर रखनी होती है। रजिस्ट्रेशन कराना होता है माइनर का पार्टनर का होना,
इसके अलावा हम देखें तो जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन शुड बी मेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट साइन बाय द ऑल पार्टनर्स। जैसे नेम ऑफ द फर्म क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म क्या होगा, नेम ऑफ द अदर प्लेस वेयर द फर्म्स कैरीज ऑन द बिजनेस क्या होगा, द डेट ऑन विच ईच पार्टनर जॉइन द फर्म्स क्या है, द नेम ऑफ द फुल एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म्स क्या होता है। इन सब चीज़ों को यदि हम लेते हैं और हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन शुड बी मेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट साइन बाय द ऑल जो पार्टनर्स हैं उनकी परमिशन से करते हैं, तो पार्टनरशिप हमारी पार्टनरशिप डीड्स क्या मानी जाएगी, रजिस्टर्ड मानी जाएगी। तो जो फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप है, यदि हम उसको समझें, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप ऑल द एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जैसे आपने देखा था एग्रीमेंट जरूरी है, ठीक है ना, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ जरूरी है, मिनिमम 2% का होना जरूरी है, पार्टीज का कॉम्पिटेंट टू एलिजिबल होना जरूरी है कि वो आपका अनसमान का नहीं हो, ठीक है ना, डिक्लेयर बाय लॉ नहीं हो। तो ये सब चीज़ें जो पार्टनरशिप की हैं वो होनी चाहिए। देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट, कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड पार्टी मस्ट हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो सारी चीज़ें पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी हैं। जैसे हमने यही बात की थी कि आपका जो अलाइन फ्रेंड जो है, अलाइन एनिमी जो है, उनमें अलाइन फ्रेंड तो आपका पार्टनरशिप के अंदर मेंबर हो सकता है, लेकिन पार्टनर हो सकता है, मेंबर मतलब पार्टनर हो सकता है, लेकिन एनिमी नहीं हो सकता, ठीक है। कि माइनर जो है प्रॉफिट्स के लिए हो सकता है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने जो भी पार्टनरशिप के अंदर जो भी हमने कंडीशंस रखी हैं, जो भी हमने एग्रीमेंट किया है, चाहे आपका रिटर्न में किया है, चाहे ओरल किया है, ठीक है, तो उन सबसे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो भी हमने राइटिंग में इन प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए जो पार्टनरशिप डीड के अंदर कंडीशंस रखी हैं, उन सब पर कोई एग्री कर रहे हैं। फिर हमने उस पार्टनरशिप डीड को हमने क्या कर लिया, स्टैम्प करा लिया है, और सारे जो जो आपका पार्टनर्स हैं उन्होंने साइन कर दिया है, तो वो पार्टनरशिप क्या मानी जाएगी, रजिस्टर्ड मानी जाएगी। और यदि वो रजिस्टर्ड नहीं कराया तो वो आपकी अनरजिस्टर्ड मानी जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना है कि फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप जब हम करते हैं तो जो डीड है, द डीड मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द स्टैम्प, देयर आफ्टर द फर्म में बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज। कि जो रजिस्टर ऑफ द फर्म, सॉरी, कि यहाँ पे यदि आपने जो भी पार्टनरशिप डीड बनाया था उस पर सबने अपने सहमति दे दी और सबने अपने साइन कर दिए, तो जो आपकी पार्टनरशिप है वो क्या मानी जाएगी, रजिस्टर्ड मानी जाएगी, विद फर्म्स के साथ मानी जाएगी। जबकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन इज ए नॉट कंपलसरी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं। फिर भी रजिस्ट्रेशन कराने की कुछ बेनिफिट्स की हम बात करेंगे, वो बेनिफिट कौन कौन से हैं। देखो आप देखें, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, कि यदि हम पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। आप देखें, अनलाइक ए इंडियन, जैसे आप देखें इंडिया के अंदर हम बात करें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बट इट इज़ कम्स इनडायरेक्टली necessary so that firms is not registered, the following consequences will be ensured। पहला क्या है, पार्टनर ऑफ ए an unregistered firm cannot file suit against the firm or any partner to the enforce right arising from the contract under partnership act। कि यदि कोई पर्सन है, पार्टनर ऑफ ए अनरजिस्टर्ड फर्म है, कैन नॉट, सूट का मतलब है मुकदमा करना अगेंस्ट द फर्म, वो फर्म पर मुकदमा नहीं कर सकता, अपनी फर्म पर, पार्टनरशिप की फर्म पर, और किसी पार्टनर पर भी वो क्या मुकदमा नहीं कर सकता। एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट बी फाइल ए सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी, वो किसी थर्ड पार्टी पर भी मुकदमा नहीं कर सकता। एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ अबोव 100, कि 100 रुपीज़ से ज़्यादा का यदि क्लेम है, सेक्शन 69 सबसेक्शन 3 बता रही है, तो वो भी उस पर भी आपका क्लेम नहीं ले सकता। तो आप ये देखें तो बहुत सारे नुकसान है यदि हम पार्टनरशिप्स के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। यदि हम पार्टनरशिप के अंदर रजिस्टर्ड कराते हैं तो ये सब बेनिफिट हमें मिलेंगे। तो हमें पार्टनरशिप का पहले नेम जो है, प्लेस जो है, ऑब्जेक्ट जो है, पार्टनरशिप डीड जो है, तो इन सारे रजिस्ट्रेशन की जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए। और पार्टनरशिप का क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए कि पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या रहेगी, टाइम क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, तो इन सब चीज़ों को यदि हम फोकस करते हैं तो, और हम जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है उसको हम अंदर स्टैम्प एक्ट प्रोसेस कराते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन पूरा माना जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जो आपकी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप के अंदर है वो होती क्या है, तो उसके बारे में हमें समझना जरूरी है। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म्स इंक्लूड ऑल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनेटेड ब्रॉट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म सब्सिक्वेंटली एडेड टू द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस विद मनी बिलोंगिंग टू द फर्म्स। कि जो भी प्रॉपर्टी, जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि जो भी
पार्टनरशिप के अंदर जो हम असेट्स परचेज कर रहे हैं वो पार्टनरशिप के नाम से परचेज नहीं करते। जो भी मेंबर्स हैं, जो भी पार्टनर्स हैं, उनके नेम से वो सेपरेटली क्या वो उस असेट्स को लाते हैं, ले जाते हैं। तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी आता है कि जब हम पार्टनरशिप डीड बनाएंगे तो उसके अंदर हम उसका सारी डिटेल देंगे कि क्या कौन सा पार्टनर है, उसने क्या असेट्स लाई है। द एग्रीमेंट क्रिएटिंग पार्टनरशिप में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हमने बता ही दिया कि जो एग्रीमेंट हो सकता है वो आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब ये जो आपका पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप डीड पर जब वो साइन करते हैं तो किस चीज़ के रिगार्डिंग उनके बीच पे डिस्कशन होना जरूरी है। जैसे आप देखें, इट कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू द नेचर एंड प्रिंसिपल, प्लेस ऑफ द बिजनेस क्या रहेगा, नेम ऑफ द फर्म क्या रहेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स क्या रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म्स क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्रॉइंग्स क्या रहेगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वैल्यूशन कब, जब डेथ या रिटायरमेंट हो पार्टनर का, मैनेजमेंट और अकाउंट्स कैसे होगा। तो ये हमने आर्बिट्रेशन कैसे होगा, ये हमने इंडियन पार्टनरशिप स्टैम्प एक्ट 1889 के अंदर हमने ये समझना है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। और यदि उस चीज़ को अंडर जो आपका स्टैम्प इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889 यदि हम उसको पूरा करते हैं तो रजिस्ट्रेशन पूरा माना जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जो आपका पार्टनरशिप है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसमें क्या थोड़ा डिफरेंस है। तो पहले मैं आपको पार्टनरशिप के पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से उसका कंपैरिजन करेंगे। तो पहले फर्स्ट देते हैं एप्लीकेबल लॉ। जो पार्टनरशिप एक्ट है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। रजिस्ट्रेशन की पार्टनरशिप का हमने देखा ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। क्रिएशन देखें तो पार्टनरशिप कब बनती है, जब आपस में एग्रीमेंट करते हैं, कोई बॉडी कॉर्पोरेट इसको कंट्रोल करने वाला नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं होती पार्टनर से इसकी। पार्टनरशिप डू नॉट हैव एनी पर्सुअल सक्सेशन भी नहीं होता। नंबर ऑफ पार्टनर्स की यदि हम बात करें तो मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम नॉर्मली तो 20 होते हैं, लेकिन बैंक्स की केस में 10 पार्टनर होने जरूरी। नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 होते हैं बैंक के केस में। ओनरशिप ऑफ द असेट्स, जो असेट्स जैसे खुद कौन लाते हैं, आपके पार्टनर्स लाते हैं। द फर्म कैन नॉट ओन एनी असेट्स, द पार्टनर्स ओन द असेट्स ऑफ द फर्म। तो पार्टनर्स ही लाते हैं तो उनके पास ही ओनरशिप होगी, फर्म के पास नहीं होगी। लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो अनलिमिटेड रहती है। क्यों अनलिमिटेड रहती है, जैसे हमने डॉक्ट्राइन और इम्प्लाइड अथॉरिटी पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि एक रिमेनिंग पार्टनर्स क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। प्रिंसिपल एजेंट की हम बात करें, पार्टनर जो होते हैं वो क्या एजेंट्स भी होते हैं अदर पार्टनर्स के लिए। अब हम बात करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है आपका, उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर। तो ये क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट नहीं है, क्रिएटेड बाय लॉ है। जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर ये रजिस्टर्ड है तो उस पर बॉडी कॉर्पोरेट भी है, आपका कंपनीज जो है सेपरेट एंटिटी भी है। जो कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसकी क्या होती है, सेपरेट एंटिटी होती है, परसेचुअल सक्सेशन होती है। बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करेंगे तो एलएलपी के केस में मिनिमम तो सेम वही है 2, लेकिन मैक्सिमम जो आपका 10 था बैंक के केस में, और नॉर्मली जो 20 था मैक्सिमम, वो मैक्सिमम लिमिट हट गई है, नो मैक्सिमम लिमिट है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 या 20 से ज़्यादा भी हो सकता है। ओनरशिप की हम बात करें, जैसा कि पार्टनरशिप के केस में पार्टनर असेट्स लाते तो उनके पास ओनरशिप होती थी। यहाँ जो एलएलपी है वो पार्टनर्स जो असेट्स लाएंगे वो एलएलपी के नाम से रजिस्टर्ड होगी। जो भी हम करेंगे एलएलपी के लिए करेंगे, तो यहाँ पे पार्टनर्स के पास ओनरशिप नहीं होती एलएलपी के केस में, जबकि पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स के पास असेट्स की ओनरशिप होती थी। एलएलपी की जो है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स नाम से क्लियर है, लिमिटेड है, तो यहाँ पे लायबिलिटी क्या रहेगी आपकी, लिमिटेड होगी। जबकि वहाँ पे लायबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड थी। यहाँ पे लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द एलएलपी जो है। कभी कभी कुछ सिचुएशन हो सकती है, जैसे मान लीजिए रॉन्गफुल या फ्रॉडफुल कोई एक्ट है, तो पार्टनर्स उस केस में आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है आपकी, बोलो लिमिटेड लायबिलिटी है, कि जितना प्री डिसाइडेड लायबिलिटी है उतना ही वो लॉस क्या करेंगे, बियर करेंगे, उससे ज़्यादा लॉस बियर नहीं करेंगे। रिलेशनशिप की हम बात करें, जैसे कि पार्टनरशिप के केस में हम बोल रहे थे डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी लागू होता था, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के लिए एजेंट होता था। कहीं ना कहीं हम बात करें, पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द फर्म्स होते थे, ऑफ ईच अदर पार्टनर्स होते थे। जबकि हम एलएलपी के केस में देखें तो पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म ओनली, वो फर्म्स के एजेंट होते हैं, मतलब उनका एलएलपी के एजेंट हैं, नोट ऑफ द अदर पार्टनर्स, की वो दूसरे पार्टनर्स के नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक पार्टनर के एक्ट से किसी दूसरे पर्सन को किसी पार्टनर्स की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है तो वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। खाली जो फर्म्स है जिसके
जिसके अंदर उसका एज अपॉइंटमेंट एज एजेंट हुआ है, तो वो पार्टनर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो अराइज होगी वो फर्म्स के लिए होगी, अदर पार्टनर्स के लिए नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने पार्टनरशिप और एलएलपी को भी समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।